हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, हम रिवीजन कर रहे थे सर बीएनपी चैप्टर का। 2 पार्ट मैं आपको इसके ऑलरेडी दे चुका हूं और आज इसका तीसरा पार्ट हम आपके सामने ला रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 35 सीसीडी तक कवर कर लिया था। अभी हम उसके आगे चल रहे हैं सर, सेक्शन 35 डी से। मैं फिर कह दूं, ये रिवीजन आपके लिए तब ज्यादा फ्रूटफुल है अगर आपने पहले एक बार सिलेबस कर रखा हो, ठीक है? क्योंकि ये क्विक रिवीजन, अगर आप फर्स्ट टाइम इससे पढ़ने की सोचेंगे तो मे बी आपके उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए सर, सेक्शन 35 डी क्या कहता है? सर सेक्शन 35 डी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बातें करता है। मतलब अगर आप बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग के लिए जो आप खर्चा करते हैं वो, और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप उसमें कोई नई यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए जो खर्चा करते हैं वो, ये दोनों ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं सर, ठीक है? ये डिडक्शन सर किसको मिलती है? सर सभी को मिलती है, ऑल एसएससी जो भी रेजिडेंट है उन सबको ये मिल जाती है, ठीक है? आगे देख लेते हैं सर क्या होते हैं एक्सपेंसेस। सर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या कोई नई यूनिट या नई ब्रांच को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे होते हैं उन्हें सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। सर इसमें किस तरीके के एक्सपेंसेस आते हैं? तो उसके लिए हमने बात की थी कि सर आप कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग, अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ड्राफ्टिंग करवानी पड़ती है, लीगल एग्रीमेंट की, एमओए की, एओए की, ठीक है? उन सब की ड्राफ्टिंग के चार्जेस आ जाते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है? कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके पैसे उसके खर्चे आ जाते हैं। जैसे सर कंपनी के शेयर इशू के खर्चे क्या है? जैसे अंडरराइटर का हो गया, है ना, अंडरराइटर कमीशन हो गया, प्रोस्पेक्टस का खर्चा हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस सर यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि सर इसमें जो डिडक्शन आपको मिलती है वो एक्चुअल अमाउंट जो आपने खर्च किया होगा वो, या फिर क्वालिफाइंग अमाउंट, ठीक है? इनमें से जो भी कम होगा उसकी छूट मिलेगी, और वो भी सर 5 किस्तों में छूट मिलती है, एक साथ नहीं मिलती, 5 किस्तों में, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, इसलिए इसका डिडक्शन भी हम 5 किस्तों में देते हैं, 1/5, 1/5, 1/5। अब सर एक्चुअल अमाउंट तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है? तो उसको जानने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आप कॉर्पोरेट एसएससी है तो आपको 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं, पहला 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और दूसरा 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। ये दोनों में से जो चीज ज्यादा होगी उसको आप ले लेंगे, इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसको आप ले लेंगे, और उसको क्वालिफाइंग अमाउंट हम बोलेंगे। अब क्वालिफाइंग अमाउंट को आप कंपेयर करेंगे किससे? सर एक्चुअल से, और दोनों में जो भी कम होगा उसको आप अलाउ कर देंगे एज एन एक्सपेंसेस, ठीक है? किस साल? जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है वहां से 5 साल, ये बात भी ध्यान रखना। सर अगर हम नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हुए तो भैया 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लो, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपकी होगी नहीं वैसे, है? अगर आप एसएससी कंपनी एसएससी नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगी आपकी, इसलिए आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो 1/5 डिडक्शन मिल जाएगी आपको 5 साल के अंदर, ठीक है? अब सर फॉरेन कंपनी को छूट मिलेगी क्या? आप अगर ध्यान देंगे तो हमने यहीं पे बोला था कि सर रेजिडेंट होना चाहिए, ये ना, ऑल एसएससी रेजिडेंट, स्टार्टिंग में ही बोला था यहाँ पे। तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट थोड़ी होती है, ठीक है? फॉरेन कंपनी जो होती है उसका उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो वो क्या है? रेजिडेंट है, ठीक है? और अदरवाइज वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है। यहाँ पे आपको स्पेशली पॉइंट बोल दिया गया है कि भैया वैसे तो हम रेजिडेंट को देते हैं पर फॉरेन कंपनी को डिडक्शन हम नहीं देंगे, चाहे वो रेजिडेंट ही क्यों ना हो। तो नो डिडक्शन टू फॉरेन कंपनी वेदर इट इज रेजिडेंट, रेजिडेंट है तो भी उसको डिडक्शन हम नहीं देंगे, ठीक है? सर ये जो 2 वर्ड आपने इस्तेमाल लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, इनका मतलब क्या है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पे बेटा कि जितनी असेट आपकी फिक्स असेट की जो वैल्यू है, जितनी फिक्स असेट की वैल्यू है ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, तो लास्ट डे की जो बैलेंस शीट है उसमें जितनी कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है? उसी दिन जो आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट है, उनको अगर हम मिला दें तो वो बन जाता है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है, ओके? तो ये था हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके? तो दोबारा रिपीट कर दूं, सर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या एग्जिस्टिंग बिजनेस में नई यूनिट को स्टार्ट करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। इसकी रिडक्शन सर 1/5 5 साल तक मिलती है, जिसके लिए आप क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हैं। कॉर्पोरेट के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में जो ज्यादा।
फिर इस अमाउंट को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, और दोनों में जो कम होगा वो आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस होगा, उसका 1/5 आप अलाउ कर देंगे। ठीक है, कंपनी एसएससी को, जो फॉरेन कंपनी है उसको ये डिडक्शन मिलेगी नहीं, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब फिक्स असेट की टोटल वैल्यू ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट्स, इनको मिला दीजिए लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे, तो वो आपकी बन जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे आ जाइए। आगे सर बोला गया सेक्शन 35DD, ये बात करता है अमलगमीशन और डीमर्जर। देखिए, जब आप अमलगमीशन या डीमर्जर करते हैं तो इसकी एक स्कीम बनती है, पूरा उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, परमिशन लेनी पड़ती है, कई काम होते हैं। तो उस प्रोसेस में जो खर्चा होता है वो आपको 1/5 अलाउ होता है सर 5 साल तक, 1/5 अलाउ होता है 5 साल तक। और ये डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगी, फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 35DDA। डीडीए क्या कहता है सर? वीआरएस। ठीक है, वीआरएस हमने कहाँ पढ़ा था सर? वीआरएस हमने पढ़ा था सैलरी चैप्टर में। पर सैलरी चैप्टर में जब हमने वीआरएस पढ़ा था तो हमने लेने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था, यहाँ पे हम देने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंसेस है, और इसकी रिडक्शन भी 1/5 मिलेगी 5 साल तक। ठीक है, इसकी रिडक्शन भी 1/5 मिलेगी 5 साल तक। आगे सर सेक्शन 35E, ये बोलता है प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स में इन्वॉल्व हैं और उसके लिए आपको एक्सपेंसेस करते हैं तो उसका छूट आपको कैसे मिलेगा सर? तो अगर कोई भी एसएससी सर प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स में लगा हुआ है तो उसको 1/10 ऑफ एक्सपेंसेस एवरी ईयर। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, और उसका तो हर साल खर्चा लगता होगा। अरे भाई, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस लगते हैं हर साल वो तो अलाउ है ही, जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के खर्चे जो लगते हैं ना, स्टार्टिंग में तैयारी करने के खर्चे, ये उनकी बातें चल रही है। ठीक है, ये उनकी बात चल रही है। ऐसे तो हर साल खर्चा होता ही, वो तो हर साल ही अलाउ होगा। जो हर साल रेवेन्यू खर्चा होता है वो तो हर साल ही अलाउ होगा। स्टार्टिंग में जो एक साथ खर्चे होते हैं ना, बड़े खर्चे, उनका 10 साल में अमोर्टाइजेशन किया जा रहा है। राइट, ओके। आगे आ जाइए सर। देखिए, स्पेसिफिक सेक्शंस ओवर, मतलब जो एक सेक्शन एक एक्सपेंसेस की बात करता था वो चीजें ओवर। अब सेक्शन 36 है जो बहुत सारे एक्सपेंसेस को अपने आप में कवर करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अदर डिडक्शंस। ठीक है, अदर मतलब इसमें बहुत सारे डिडक्शंस हैं, पर उनके पर्टिकुलर नाम हमने लिखे हैं, तो देख लेते हैं सर। सबसे पहला बोला गया सर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। अगर आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या सर वो अलाउ होगा? यस, डेफिनेटली अलाउ होगा, क्योंकि स्टॉक हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट थिंग है और उसकी सेफ्टी करना हमारी ड्यूटी है। तो उसके लिए अगर हमने इंश्योरेंस करवाया तो वो फुल्ली अलाउेबल है। ठीक है सर, ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ केटल। अब केटल मतलब सर अगर आपका बिजनेस ऐसा है, आपका डेयरी फार्म है, आपका कोई बेकरी प्रोडक्ट है जिसमें आप हो सकता है आप दूध वगैरह खुद ही अपना अपने एनिमल्स रख के उनका यूज करते हैं, तो ऐसा अगर कोई भी बिजनेस है जिसमें आप कैटल्स को यूज करते हैं तो कैटल का आप इंश्योरेंस करवा लीजिए, वो आपको अलाउ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस असेट है और बिजनेस असेट का इंश्योरेंस करवाना अलाउ होता है। राइट, ओके। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय की हेल्थ का इंश्योरेंस मतलब मेडिक्लेम बोल सकते हैं। तो अगर आप अपनी कंपनी से अपने एम्प्लॉय का मेडिक्लेम करवाते हैं तो वो आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया कल को अगर एम्प्लॉय को कुछ हुआ, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई, तो भी तो आपको रिइंबर्स करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उनका मेडिकल इंश्योरेंस ही करवा दो। ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन और है, वो है पेमेंट। इसका जो पेमेंट होता है ना वो अदर देन कैश होना चाहिए, अदर देन कैश पेमेंट होना चाहिए, स्पेशली चाहे वो कितने भी रुपए हो, मॉनेटरी लिमिट कुछ नहीं है, कितना भी पेमेंट है अदर देन कैश होना चाहिए तो ही अलाउेबल है, वरना अलाउेबल नहीं है। तो क्या लिखा गया है देखिए, कि अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है एम्प्लॉय की हेल्थ का तो वो आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अलाउ तभी होगा जब पहली बात तो पेमेंट हो जाएगा और वो पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से हो जाएगा। कैश पेमेंट करवाए तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, चलिए आगे सर बोनस और कमीशन की बात आती है, तो हम बोनस और कमीशन अगर हमने एम्प्लॉय को दिया है तो डेफिनेटली अलाउ होगा, और सेक्शन 43 भी लग जाएगा। 43 भी लगने का मतलब क्या है? सेक्शन 43 भी लगने का मतलब सर ये है कि ये एक्सपेंसेस पेमेंट बेस पे अलाउ होंगे, पेमेंट नहीं किया तो अलाउ नहीं। ठीक है, तो रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पहले इसका पेमेंट आपको करना है, ये सेक्शन 43 बी कहता है। आगे देख लेते हैं। आगे कहा गया सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने बिजनेस चलाने के लिए फंड्स बोरो किए हैं, अगर आपने बिजनेस चलाने के लिए फंड्स बोरो किए हैं तो उसे कहते हैं हम बोरोड कैपिटल।
ठीक है, इसमें हो सकता है आपने किसी से लोन लिया हो, डिवेंचर इश्यू किए हो, वो सब चीजें इसमें कवर हो जाती है सर। ठीक है, तो ये फुल्ली अलाउड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हर पर्सन को बिजनेस चलाने के लिए क्या होता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हो सकता है पैसे लोन ले, बैंक से लोन ले, है ना, डिवेंचर इशू करें या किसी रिश्तेदार से लोन ले, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो उसके लिए अलाउेबल है। यहाँ पे एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि अगर जो लोन लिया गया है वो किसी कैपिटल असेट के लिए लिया गया है, अगर लोन किसी कैपिटल असेट के लिए लिया गया है तो अप टू पुट टू यूज क्या होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं कि सर अगर कोई लोन कैपिटल असेट के लिए लिया है तो क्या होगा, तो अप टू पुट टू यूज, सर इतना इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होगा। ठीक है, और इसके बाद जो होगा वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो अलाउ हो जाएगा, और यहां तक का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आपने प्रोप्राइटर से लोन, प्रोप्राइटर की कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देना चाहते हैं, वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अपने आप से कोई इनकम नहीं कमा सकता, इसलिए प्रोप्राइटर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो अलाउड नहीं होता। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे सकते हैं, पर वो भी मैक्सिमम 12% तक। ओके, और इस पे भी अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है तो इस पे भी सर सेक्शन 43B लगता है। अब सेक्शन 43B लगने का मतलब इसकी डिडक्शन भी तभी मिलेगी जब इस इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट बाकी है, इंटरेस्ट बाकी है पे करना, तो फिर इसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए सर आगे देख लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड आप सब जानते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड जब हम इश्यू करते हैं तो सर हैवी डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं। अब ये जो हैवी डिस्काउंट है ये हमारे लिए कॉस्ट है। ठीक है, जिसने बॉन्ड खरीदा उसके लिए तो इनकम है, और हमारे लिए तो क्या है सर, कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट को हम इक्वली राइट ऑफ करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड। अगर 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल में, 8 साल का बॉन्ड है तो 8 साल में। ठीक है, आगे देखिए सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। अगर एम्प्लॉयर आरपीएफ में या सुपरएन्युएशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो वो उसे अलाउेबल एक्सपेंस है, पर ध्यान रहे 43B में इसकी कवरेज है, इसलिए इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा तो ही ये अलाउ है, वरना ये अलाउ नहीं है। राइट, ठीक है। अगर आप यूआरपीएफ में पैसा लगाते हैं या अनअप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में पैसा लगाते हैं तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सर ये फंड अप्रूव नहीं है, तो जो अनअप्रूव्ड फंड में आप पैसा लगाएंगे वो हम अलाउ कैसे करेंगे, तो उनको अलाउड नहीं किया गया है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पीएफ काटा पर काट के जमा नहीं करवाया, तो ये तो भाई एम्प्लॉयर के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो इसलिए इसको एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाती है। If employer deduct employee's contribution not deposited before the due date, then it shall be treated as income of employer। कि भाई पहले बेसिकली इसमें दो ट्रीटमेंट होते हैं कि जब आप एसएससी का पीएफ काटते हैं तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है, फिर जब आप उसको जमा करवा देते हैं तो वो आपके एक्सपेंसेस में आ जाता है, तो नलीफाई हो जाता है। बट मान लीजिए आपने काटा तो सही पर जमा नहीं करवाया, तो वो ऑटोमेटिक आपकी इनकम में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे लिखा है सर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब कंपनी से कोई बंदा रिटायर होता है तो कंपनी उसे ग्रेच्युटी का पेमेंट करती है। अब ग्रेच्युटी का अमाउंट बड़ा होता है तो कंपनी एक साथ उस अमाउंट को बियर नहीं कर सकती, तो कंपनी क्या करती है, बेसिकली कंपनियां क्या करती है कि वो एक फंड खुलवा लेती है सर, एक अकाउंट ओपन करवा लेती है, और उस अकाउंट में या उस फंड में कुछ पैसा हर साल कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, ताकि जब ग्रेच्युटी का पेमेंट करना हो तो एक साथ बर्डन ना। तो इसके लिए क्या बोला गया कि भैया आप चाहो तो ठीक है ऐसा फंड बना सकते हैं, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसे आपका खर्चा भी मान लेंगे और आपको अलाउ भी कर देंगे। पर हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है सर, शर्त ये है कि आप जिस फंड में पैसा डालेंगे वो इररिवोकेबल होना चाहिए। इररिवोकेबल का मतलब सर, इररिवोकेबल का मतलब ये है कि कहीं आपने ग्रेच्युटी फंड में पैसा डाला, थोड़े टाइम बाद वापस निकाल लिया, तो आपने डिडक्शन भी क्लेम कर ली और पैसा भी वापस ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे फंड में पैसा डालेंगे जो इररिवोकेबल है, जिससे आप पैसा वापस नहीं निकाल सकते, उस पैसे का पेमेंट सीधा ग्रेच्युटी के लिए ही हो सकता हो, ऐसे फंड का इस्तेमाल आप करिए, तो आपको डिडक्शन हम दे देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, चलिए आगे है सर, एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ डेड और परमानेंटली यूजलेस एनिमल। देखिए क्या होता है, जब हम कोई लाइव स्टॉक कैटल या एनिमल्स परचेज करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो जिस दिन हम उसको परचेज करते हैं तब हमें डिडक्शन नहीं मिलती, क्योंकि हम बोलते हैं भैया वो तो कैपिटल एक्सपेंसेस है। ठीक है, वो तो कैपिटल एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको उस टाइम तो अलाउ करते नहीं।
उसके बाद बात आती है कि सर डेप्रिसिएशन लगा लो, पर डेप्रिसिएशन के लिए भी हमें मना कर दिया गया कि सर कैटल्स पे लाइव स्टॉक पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है क्योंकि उनकी लाइफ लिमिटेड नहीं होती है। ओके, तो ना तो हमने परचेज करते टाइम उसकी रिडक्शन ली, ना ही हमने उसको डेप्रिशिएट किया। तो अल्टीमेटली हमें उसकी रिडक्शन मिलेगी कब? हमें उसकी रिडक्शन मिलेगी जब वो एनिमल या तो मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो हमारे लिए परमानेंटली यूजलेस हो जाए। उस दिन हमें एक्चुअल लॉस हो जाएगा और उस दिन हमें उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है, सर एक्विजिशन किया उस दिन कैपिटल एक्सपेंसेस था इसलिए अलाउ नहीं हुआ, डेप्रिशिएशन लगता नहीं है सर, तो इसलिए ये अलाउ कब होगा? जब उसकी डेथ हो जाए या वो यूजलेस हो जाए। ठीक है, अगर उसकी डेड बॉडी को, है ना, स्किन बेच देते हैं अपन, तो अगर उसकी डेड बॉडी को बेचने से कोई अमाउंट मिला है तो वो आप कॉस्ट में से कम कर देंगे। मतलब जितने में आप उसको परचेज करके लाए थे और जितने में आपने उसको या उसकी डेड बॉडी को बेच दिया, नेट अमाउंट जो होगा वो आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं सर आगे बेड डेट की बात की गई है। बेड डेट मतलब क्या? बेड डेट हर बिजनेस के अंदर होता है सर, बेड डेट हर बिजनेस में होता है सर। बेड डेट का मतलब बेसिकली होता है कि आपको बिजनेस टर्म्स में किसी से पैसा लेना है, आपको बिजनेस टर्म्स में किसी से पैसा लेना है और वो पैसा इररिकवरेबल हो जाता है कि वो पैसा अब नहीं मिलेगा, डूब गया वो पैसा। ठीक है, तो क्या लिखा है सर, इफ एनी बेड डेट अराइज इन बिजनेस, तो वो फुल्ली अलाउड हो जाएगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो इरिकवरेबल हो जाता है तो हमें पैसा लेना है, ठीक है, पर सामने वाला कहता है मैं नहीं दूंगा, तो भैया क्या कर सकते हैं, लॉस हो गया वो, तो उसको अलाउ किया गया है। ठीक है, प्रोविजन अलाउड नहीं है, प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन का मतलब होता है एंटिसिपेटेड लॉस। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कोई भी एक्सपेंसेस एंटिसिपेटेड बेसिस पे अलाउ नहीं होता है, क्योंकि एंटिसिपेटेड का मतलब होता है होने वाला, जबकि हम उसको अलाउ करते हैं जो हो चुका है। समझ गए? ठीक है, तो इसलिए बैड डेट अलाउड है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउड नहीं है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है। तो उस एक्सेप्शन के अंदर बैंक्स जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनको प्रोविजन बनाना अलाउ किया गया है, जैसा कि आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पढ़ा होगा। याद है? आपका पेपर होता है पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स का, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बैंकिंग कंपनी, और वहां पे एक वर्ड पढ़ा होगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हो जाती है बैंक की, मतलब जो अकाउंट्स ओवरड्यू हो जाते हैं, उनको वो एनपीए में क्लासिफाई करते हैं। एनपीए में अलग अलग कैटेगरी होती है सर, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, इस तरीके से, और अकॉर्डिंग टू दैट वो वहां पे क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। तो वो तो बात सर अकाउंट्स की है। इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है? तो इनकम टैक्स में बोला गया कि सर अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो हमें पता है कि सर बैंक का पैसा तो डूबेगा। ठीक है, आज बैंक ने प्रोविजन बनाया, वो पैसा बाद में एक दिन जाके फाइनल हो जाएगा कि डूब गया, तो हम उसको आज अलाउ कर सकते हैं क्योंकि श्योरिटी है कि उसका पैसा कुछ ना कुछ डूबेगा। तो इसलिए बोला गया इंडियन बैंक को 8.5% ऑफ टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम के 8.5% के बराबर रिडक्शन दी जा सकती है। ठीक है, तो 8.5% तक वो अलाउ हो जाएगा उसको प्रोविजन। और साथ ही साथ 10% ऑफ एग्रीगेट एडवांसेज जो कि रूरल ब्रांच ने उन्होंने उनके दिए हैं कि भाई गांव में जो पैसा वो ज्यादा डूबता है, तो एडिशनल छूट देने की जरूरत पड़ी, तो कहा कि ठीक है आपकी रूरल ब्रांच जो एडवांसेज दे रही है, ठीक है, उनको उनका 10% और अलाउ कर देते हैं। तो फाइनली दो डिडक्शन दी गई, 8.5% ऑफ टोटल इनकम और 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेज बाय रूरल ब्रांच। इतना मिला के आप प्रोविजन अलाउ करवा सकते हैं। जबकि फॉरेन कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और एनबीएफसी, इनको 5% ऑफ टोटल इनकम के बराबर का प्रोविजन बनाना अलाउ किया गया है इनकम टैक्स। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं सर, एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर कोई कंपनी, ठीक है, ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए है। क्या बोला गया सर कि अगर कोई कंपनी प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग पे खर्चा करती है कैपिटल नेचर का, तो कैपिटल नेचर का खर्चा करती है तो सर 1/5 अलाउ होगा 5 साल तक, और सर रेवेन्यू नेचर का खर्चा करती है तो फुल्ली अलाउड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का तो अमाउंट कम भी होता है और एक साल से रिलेटेड होता है, तो रेवेन्यू नेचर से फुल्ली अलाउड है। कैपिटल नेचर का जो खर्चा वो 5 साल 1/5 अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है सर, हमने अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पढ़ा, हमने हमने अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा था। तो वैसी ही बात यहाँ आ रही है कि अगर आपके पास प्रॉफिट कम है तो पहले आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, फिर आप कैपिटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे,
और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंसेस अनअब्जॉर्ब रह जाता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो उसे हम क्या कर देते हैं सर, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और कितने टाइम, वही इनफाइनाइट पीरियड के लिए। तो इसका मतलब तीन चीजें बिल्कुल सेम है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ना होने की वजह से अगर डेप्रिसिएशन अब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहते हैं। प्रॉफिट ना होने की वजह से साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंसेस अब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो हम उन्हें अनअब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं। और वैसे ही अगर प्रॉफिट कम होने की वजह से प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के खर्चे कैपिटल नेचर वाले अब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो हम उन्हें अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग कहते हैं। तीनों ही एक्सपेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और तीनों ही एक्सपेंसेस इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सर एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप शेयर्स में डीलिंग करते हैं तो आप इसको जरूर जानते होंगे। अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स को लिया या बेचा तो आपको उस पर एसटीटी का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे अपन ब्रोकरेज पेमेंट करते हैं वैसे ही एसटीटी का भी पेमेंट होता है। तो अगर आप शेयर्स के बिजनेस में लगे हुए हैं सर, शेयर लेना बेचना आपका काम है, तो ये आपके लिए एक नॉर्मल एक्सपेंसेस हो गया और ये टोटली आपके लिए अलाउ हो जाएगा। ठीक है, और सर अगर आप सीटीटी की बात करें तो सेम है सर, सीटीटी जैसे एसटीटी है वैसे ही सीटीटी भी है। सीटीटी होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अगर आप कमोडिटीज में डीलिंग करते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है सर, सीटीटी देना पड़ता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, कमोडिटीज में काम करते हैं, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ परचेज सेल ऑफ कमोडिटी, आप कमोडिटी लेने बेचने का काम करते हैं, तो फिर आपके लिए ये भी एक नॉर्मल एक्सपेंस है और ये भी आपको अलाउ हो जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 36। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 37 की। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 37 के ऊपर। चलिए सेक्शन 37 बात करता है जनरल डिडक्शन की। सर जनरल डिडक्शन का मतलब सर, इसमें कोई आप ऐसे नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक एक्सपेंसेस की बातें हैं। इसमें कोई भी एक्सपेंसेस आ सकता है जो इस एक्सपेंसेस अभी तक कवर नहीं हुआ, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है सर, एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड इन सेक्शन 30 to 36 वो सारे सर यहाँ आ जाएंगे जनरल बेसिस के ऊपर। जनरल बेसिस क्या है, जनरल बेसिस 4 कंडीशन है कि जो एक्सपेंसेस है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, और वो एक्सपेंसेस 30 to 36 में कवर ना हुआ तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और डिसअलाउंस दूसरे एक्ट में डिसअलाउंस नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सर हम मटेरियल खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, तो माल खरीदना, ठीक है, उसकी अगर पेनल्टी लग जाती है, आप वर्ड क्या होता है, बच्चा पेनल्टी वर्ड सुनते ही सर पेनल्टी अलाउड नहीं है। अरे भाई समझो पेनल्टी किस बात की है। ठीक है, अगर लेट डिलीवरी के लिए कि आपको माल देना था किसी को, ठीक है, आपको माल लेना था किसी से और आप उसकी डिलीवरी लेट लेते हैं, आपके पास गाड़ी आके खड़ी होगी, सामने वाला कहता है भैया अनलोड करवा लो माल, आप कहते हैं भैया अभी रुको थोड़ा सा, हमारे पास लेबर नहीं है या फिर हमारे गोडाउन में जगह नहीं है, हम आज शाम को खाली करवाएंगे, गाड़ी अभी नहीं करवा सकते। तो ट्रक वाला कहेगा भैया मैं शाम तक खड़ा रहने का भाड़ा लूंगा आपसे, तो वो हो गई पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरी। समझ गए, तो वो तो अलाउेबल है, बिजनेस में चलता रहता है, वो कोई आपने कोई कानून का वायलेशन नहीं किया है। पेनल्टी वो ही अलाउड नहीं है जिसमें कानून का वायलेशन है। ठीक है, तो रट्टा ना मारे, समझे बात को। सर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, आपने माल सप्लाई के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाद में मना कर दिया भैया नहीं चाहिए, तो वो आप पे पेनल्टी लगाएगा, कॉम्पनसेशन लगाएगा, तो वो आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस है। ठीक है, माल लाने का भाड़ा, अनलोडिंग अनलोडिंग, ये सारे खर्चे अलाउड नहीं है। सर अलाउड क्या नहीं है, ये सारे अलाउड है। ठीक है, क्या अलाउड नहीं है सर, सर अगर कैपिटल पर्पज के लिए, कैपिटल एसेट बनाने के लिए आपने कोई माल यूज किया, वो अलाउड नहीं है। आपने किसी को चैरिटी या गिफ्ट दिया है, वो अलाउड नहीं है। आपने पर्सनल यूज किया है, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये तो सारी चीजें पर्सनल नेचर की होगी। ठीक है सर, ऑफिस की बात करें तो सर ऑफिस में गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम सब लगता है, हाँ लगता है, तो ओके सारे अलाउेबल है। क्या अलाउड नहीं है सर, पर्सनल अलाउड नहीं। सर ऑफिस में पर्सनल क्या होगा, ऑफिस में पर्सनल हो सकता है कि सर ऑफिस में आप गए, आपके पर्सनल गेस्ट आए जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपने अपने रिश्तेदारों को वहां बुला लिया, फिर आपने वहां पे उसको चाय नाश्ता पानी ये सब करवाया, वो पर्सनल हो सकता है। आपने ऑफिस से जो स्टेशनरी मंगाई ऑफिस में, उसमें से कोई स्टेशनरी आप अपने बच्चों के लिए घर पे ले आए, वो पर्सनल हो सकता है, तो वो चीजें अलाउेबल नहीं है। लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस सर जो बिजनेस के लिए है, आप पे किसी ने केस कर दिया, किसी ने आपने किसी पे केस कर दिया, आप उसको ऑफेंड कर रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आपके बिजनेस के जितने भी केसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए जो लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं सारे अलाउेबल हैं।
ठीक है, आपको लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारे लीगल खर्चे जो भी लगेंगे वो सारे अलाउेबल है सर। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या अलाउड नहीं है सर? सर आपकी पर्सनल किसी से दुश्मनी है, आपके घर के पास में जो पड़ोसी है वो आपसे लड़ाई करता है, तो उस पड़ोसी के ऊपर आपने कोई केस कर दिया, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए आप जो लीगल एक्सपेंसेस देंगे सर वो क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, आप पार्किंग में नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी, चालान कट गया, वो अपने पर्सनल चार्जेस है, वहां पे आप उसके खिलाफ कोर्ट में गए या कुछ भी हुआ, वो सब पर्सनल है, तो वो अलाउेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस किए हैं फॉर पर्सनल नेचर तो वो अलाउेबल नहीं होगा, राइट। सर एडवर्टीजमेंट अलाउ है क्या? हाँ सर, एडवर्टीजमेंट अलाउड है, क्योंकि हर बिजनेस को एडवर्टाइज करने की जरूरत है, उसके बिना उसका काम चलेगा नहीं, तो हर तरीके का एडवर्टीजमेंट अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है, आप उस पर फोकस कीजिए। सर पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो अलाउड नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको डिडक्शन जरूर मिल सकती है, वो आपने पढ़ी थी सर, ATGG-B और ATGG-C। ठीक है, वो डिडक्शन जरूर वहां मिल सकती है, बाकी यहाँ पे वो खर्चा अलाउेबल नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और कैपिटल नेचर का अगर आपने कोई खर्चा किया, जैसे रोड साइड बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा है, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसलिए वो अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके। एम्प्लॉय को सर कोई आप पेमेंट करते हैं तो एम्प्लॉय को सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्यूजिट सर सारे अलाउेबल है, बिजनेस के लिए दे रहे हैं, तो ओके। अलाउ क्या नहीं है सर? प्रोप्राइटर की सैलरी अलाउ नहीं है, प्रोप्राइटर की कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि कोई भी पर्सन सर अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता। ठीक है, तो अपने आप से इनकम नहीं कमा सकते, तो प्रोप्राइटर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है तो वो अपने आप से इनकम है, प्रोप्राइटर अगर खुद की सैलरी ले रहा है वो अपने आप से इनकम है, तो इसलिए वो इनकम हो नहीं सकती, तो इसलिए इस खर्चे को डिसअलाउड किया गया है। ठीक है, टैक्सेस, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना है ना सर। टैक्सेस कौन से अलाउड है सर? इनडायरेक्ट टैक्स सारे अलाउड है, चाहे आपका उसमें GST लगे चाहे कस्टम लगे। ठीक है, वैसे आपको इनपुट मिल जाती है तो आप इनपुट क्लेम कर लेते हैं, आउटपुट पे कर देते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको आप अलाउ करवा सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स पे सर कोई पेनल्टी लगती है तो वो भी अलाउ हो जाएगी, पर पेनल्टी ध्यान रहे, वायलेशन ऑफ लॉ की पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, जनरल इन नेचर होनी चाहिए। जनरल इन नेचर का मतलब जैसे सर मुझे है ना GST का पेमेंट करना, 2 दिन लेट हो गया, मुझे मेरा इंटरेस्ट लग गया, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, वो अलाउेबल है। ठीक है, पर अगर आपने कोई कानून तोड़ा है वो नहीं चलेगा। तो ऑल डायरेक्ट टैक्स डिसअलाउड है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स पे किया है डिसअलाउड है, क्यों सर? क्योंकि ये पर्सनल होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जब इंटरेस्ट अलाउड नहीं, जब इनकम टैक्स खुद अलाउड नहीं है तो सर उस पर इंटरेस्ट लगा हुआ अलाउ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, जो एक्सपेंसेस खुद ही अलाउड नहीं है उसका इंटरेस्ट कैसे अलाउ होगा? तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट स्पेशली याद कर लेना आप, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला कह रहे हैं सर प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है, मतलब आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस है चाहे आपके पास GST का नोटिस है, आप अगर CA को हायर करते हैं उस नोटिस को हैंडल करने के लिए, तो CA को जो आप फीस देंगे, प्रोफेशनल फीस जिसको हम बोलते हैं, तो वो अलाउेबल है। तो प्रोसीडिंग दोनों की अलाउड है सर। ठीक है, आप रिटर्न भरवाते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाइए चाहे GST की रिटर्न भरवाइए, उसके लिए जो पैसा लगेगा वो अलाउेबल एक्सपेंस है। ठीक है, तो प्रोसीडिंग सर दोनों की अलाउड है। ठीक है, और ऑडिट एक्सपेंसेस भी दोनों पे अलाउड है, चाहे आप GST ऑडिट करवाइए चाहे आप इनकम टैक्स ऑडिट करवाइए, दोनों अलाउेबल एक्सपेंस। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको स्पेशली याद रखने हैं। पेनल्टी, पेनल्टी में मैं आपको कह सकता हूँ कि सर जो कॉम्पनसेंट्री इन नेचर है, जो बिजनेस टर्म्स की पेनल्टी है वो अलाउेबल है, किसी को माल लेट लिया, किसी को माल लेट दिया, किसी का टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, ऐसे चीजों पे कोई पेनल्टियां लगती है तो वो बिजनेस में चलती रहती है, वो अलाउेबल है। ठीक है, बट अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, ठीक है, आप बिजली के वायर से जो खंबे लगे हुए उसमें वायर डाल के बिजली चोरी कर रहे थे, ठीक है, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया और पेनल्टी लगा दी, वो अलाउेबल नहीं है, क्योंकि आप वायलेशन ऑफ लॉ कर रहे थे। ठीक है, आप टैक्स चोरी कर रहे थे, आप GST चोरी कर रहे थे, आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, वो अलाउेबल नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो वायलेशन ऑफ लॉ की वजह से लग रहे हैं वो अलाउेबल नहीं है। आगे आ जाइए, आगे लिखा सर कुछ एक्सपेंसेस CBDT ने स्पेशली अलाउ किए। स्पेशली अलाउ क्यों किए? क्योंकि सर जो हमारे जनरल रूल है उसके हिसाब से तो वो डिसअलाउड हो जाते हैं, तो इसलिए CBDT को अलग से अलाउ करना पड़ा। जैसे सर दिवाली और मुहूर्त के खर्च, अब दिवाली और मुहूर्त जो अपन दिवाली मनाते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं, या मुहूर्त जो इनॉग्रेशन करते हैं, सर ये तो पर्सनल है। ठीक है, तो पर फिर भी इनको अलाउ किया गया है, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है सर, इंडिया का कल्चर है। ठीक है, टेलीफोन कनेक्शन के खर्च, अब क्या टेलीफोन कनेक्शन ये पुराना पॉइंट हो गया, अभी तो आजकल लैंडलाइन बेसिक टेलीफोन लेना नहीं पड़ता, और लेना भी पड़ता है तो बहुत कोई सिक्योरिटी लगती नहीं है। पहले क्या होता था, जब आप बेसिक टेलीफोन लेते थे तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता था, तो उसके लिए लिखा गया है कि वैसे तो वो कैपिटल नेचर का होता था सिक्योरिटी डिपॉजिट, पर वो आपको अलाउ किया गया है।
ठीक है। एनी अमाउंट पेड टू आरओसी, अगर आप कंपनी है और आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है आपको हर चीज के लिए, तो उसमें जो खर्चा लगेगा वो अलाउेबल एक्सपेंस है। लिस्टिंग अगर आपने करवाई है स्टॉक एक्सचेंज में, अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाया है, तो उसका खर्चा भी अलाउेबल है। और प्रोफेशनल टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो वो भी आपको अलाउेबल है। प्रोफेशनल टैक्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं स्टेट में लगता है, तो अगर लगता है तो अलाउेबल है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। ओके, चलिए सर आगे देख लेते हैं। सर आगे आ रहे हैं सर सेक्शन 40, 40A, 43B, बहुत सारे सेक्शन आएंगे। सर ये सेक्शन क्या है? बेसिकली ये सेक्शन क्या है कि आपने जो एक्सपेंसेस पढ़े, ध्यान से सुनना एक बार ये पॉइंट, कि 30 to 38 सेक्शन सर हमने पढ़े, कुछ खर्चे इसमें अलाउड हुए होंगे और कुछ खर्चे इसमें डिसअलाउड हुए होंगे। आपको सबसे पहले माइंड में ये फिट करना है कि जो आगे वाले सेक्शन है ये इन्हीं पे अप्लीकेबल है, इन पे अप्लीकेबल नहीं है। क्यों सर? अरे भैया ये तो ऑलरेडी डिसअलाउड है। जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिसअलाउड है वो कैश में पेमेंट हुआ, चेक से पेमेंट हुआ, रिश्तेदार को हुआ, नॉन रिलेटेड को हुआ, ठीक है, टीडीएस कटा नहीं कटा, क्या फर्क पड़ता है? जब वो अलाउ ही नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो एक्सपेंसेस 30 to 38 में डिसअलाउड हो गया उसके लिए आगे के सेक्शन समझने की जरूरत नहीं है। पर जो एक्सपेंसेस वहां अलाउ हो गया उसके लिए हमें एडिशनली क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो एक्सपेंसेस आगे अलाउ है या नहीं। ठीक है, अगर वो एक्सपेंसेस आगे वाले सेक्शन में भी अलाउ होता है तब फाइनली जाके वो कोई अलाउ होगा। समझ गए? दैट मीन्स ये दो पड़ाव है जो किसी भी एक्सपेंसेस को पास करने हैं अगर वो अलाउ होना चाहता है तो। पहला तो 30 to 38 जो हम पढ़ चुके हैं, अब आगे के सेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन आता है सर 40A1। सर सेक्शन 40A1 क्या कहता है? 40A1 ये कहता है कि अगर आपने किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका टीडीएस काटें और काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएं। अगर इन दोनों काम में से एक भी काम करने में आप चूक गए, मतलब या तो आपने टीडीएस काटा नहीं या फिर टीडीएस काट तो लिया पर काट के जमा करवाया नहीं, तो दोनों ही केस में आपके एक्सपेंसेस को डिसअलाउड कर दिया जाएगा। सर किस तरीके के पेमेंट होते हैं? ये जनरली होते हैं इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस एक्सेट्रा। अब बाहर से हम किसी नॉन रेजिडेंट से सब सर्विस लेते हैं तो इस तरीके की सर्विस लेते हैं। तो अगर हमने इंडिया के बाहर किसी को पेमेंट किया या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया तो उस केस में 100% डिडक्शन जो हमें मिलने वाली थी वो डिसअलाउड हो जाएगी अगर हमने टीडीएस काटा नहीं या काट के जमा करवाया नहीं। समझ गए? भाई आपकी दो ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है सर? वैसे तो 4 होती है टोटल, पर यहाँ पे 2 ड्यूटी है। क्या है सर? आपका टीडीएस काटना है, आपको पहली ड्यूटी, फिर वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है, दूसरी ड्यूटी। वो टीडीएस जो काट के आपने जमा करवाया उसकी एक रिटर्न फाइल होगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि किसका कितना टीडीएस कब कब हमने काटा और कब कब गवर्नमेंट को जमा कराया, वो होती है तीसरी ड्यूटी। फिर टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना, ये 4 ड्यूटी होती है, पर यहाँ पे 2 ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं कि या तो आपने टीडीएस काटा नहीं या काट के जमा करवाया नहीं। अगर दोनों में से एक में भी आप चूक गए तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। कितना होगा उसके लिए ध्यान रखें। अगर पेमेंट सर आउटसाइड इंडिया हुआ है या नॉन रेजिडेंट को हुआ है तो 100% डिसअलाउड हो जाएगा, और अगर पेमेंट इंडिया में हुआ है, ठीक है, और टीडीएस नहीं काटा गया है तो 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। सर ऐसा क्यों किया गया कि नॉन रेजिडेंट के लिए 100% और रेजिडेंट के लिए 30%, आउट ऑफ इंडिया के लिए 100% और इंडिया में 30%? वो इसलिए किया गया है कि देखिए बाहर वाले से टैक्स रिकवरी हम बाद में नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका 100% डिसअलाउड कर दिया। इंडिया वाले से लगता है कि बाद में रिकवरी तो कर ही लेंगे, तो इसलिए उसको 30% ही डिसअलाउ किया गया। राइट, ओके। इस टीडीएस वाले सेक्शन के साथ ही एक और पॉइंट है जो आप अच्छा पॉइंट मान सकते हैं, या आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इक्वलाइजेशन लेवी। देखिए क्या हुआ कि पहले जो लोग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, ये अपना कौन सा होता है, व्हाट्सएप मान लीजिए, या ऐसा कोई भी फीचर मान लीजिए, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। गूगल हो सकता है, सबसे बड़ा है गूगल, ठीक है, तो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। ये अगर आपकी मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग के लिए आपसे पैसा लेते हैं तो इन लोगों ने क्या कर रखा है सर कि ये आउट ऑफ इंडिया से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट आपसे ऑनलाइन ले लेते हैं जो आउट ऑफ इंडिया के इनके पोर्टल पे मिल जाता है इनको, ठीक है, और सर्विस भी आपको बाहर से बैठे बैठे दे देते हैं। तो ना इन्होंने इंडिया में कमाया, ये कहते हैं भैया हमारी इनकम इंडिया में रिसीव नहीं है, इनकम इंडिया में राइज नहीं है, तो हमारा इंडिया में टैक्स नहीं लगना है। तो बेसिकली ये इंडिया से पैसा कमा के लेके जा रहे थे पर ये इंडिया में टैक्स पे नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट ने हमको पकड़ा, क्या बोला कि अगर आप इन लोगों से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं तो आप इनका 6% टैक्स काट के हमें जमा करवाएंगे। जैसे आप टीडीएस काटते हैं बाकी का, तो इनका आप 6% टैक्स काट के हमें जमा करवाएंगे अगर आप इनसे सर्विस ले रहे हैं
तो हमने कहा सर मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ, मैं तो कोई 5,000 रुपए की सर्विस ली, बोले फिर ठहरने दो, कोई बात नहीं, बड़ी सर्विस लोगे तो काटना पड़ेगा। बड़ी सर्विस का मतलब 1 लाख। अगर आप, दोबारा बोल देता हूं, अगर आप किसी भी गूगल, फेसबुक, इंस्टा, इनसे कोई भी मार्केटिंग करवाते हैं, डिजिटल एडवर्टीजमेंट करवाते हैं और इनको 1 लाख से ऊपर का पेमेंट करते हैं, तो आपको इनका 6% टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, जिसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि सर सामने वाली कंपनी ने तो ये कह दिया कि भैया हमारा जो प्राइस हम आपको दे रहे हैं वो एक्सक्लूसिव और टैक्सेज है, मतलब टैक्स उसमें नहीं शामिल है, टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपको खुद को अपनी जेब से वो टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। सामने वाले को तो आपने 1 लाख पूरा दे दिया, तो ऊपर से आपको 6,000 रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे। ओके, आगे आ जाइए सर। आगे बोला सर सेक्शन 40B। 40B हम जानते हैं सर पार्टनर्स के लिए होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म पे सर 30% की रेट लगती है। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो 30% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा, बोले भाई साहब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, पार्टनर को रेम्युनरेशन दे देते हैं, पार्टनर को सैलरी दे देते हैं, बोनस दे देते हैं, है ना, कमीशन दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो ये दे देते हैं जिससे क्या होगा, पैसा तो अल्टीमेटली पार्टनर के पास पहुंच जाएगा, और पैसा तो अल्टीमेटली पार्टनर के पास पहुंच जाएगा और फर्म को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन बनाया गया 40B, और कहा गया भैया ऐसा नहीं कर सकते आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकते हैं पर एक लिमिट तक, कमीशन दे सकते हैं पर एक लिमिट तक, रेम्युनरेशन दे सकते हैं पर एक लिमिट तक। तो ऐसे लिमिट सेट कर दी गई कि भैया एक लिमिट से ज्यादा का रेम्युनरेशन आप नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला गया कि पहली बात तो डीड में लिखा होगा। आपने जब पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो आपने लिखा होगा ना कि पार्टनर जो है वो अपने कैपिटल में इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज लिखी हुई होनी चाहिए। अगर डीड में नहीं लिखा तो आप अलाउ नहीं कर सकते। अब डीड में जो रेट लिखी है उतना अलाउ हो जाएगा। डीड में 5% लिखा है 5%, 6 लिखा है 6, 8 लिखा है 8, 10 लिखा है 10। ठीक है, पर ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है। मान लीजिए आपने डीड में 20% लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है 20% अलाउ हो जाएगा। मैक्सिमम जो अलाउबिलिटी है वो 12% की ही है। तो जो डीड में लिखा है वो, और जो डीड में, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो, और 12% पर एनम विच एवर इज लेस, उतना अलाउ आपको हो जाएगा। सर ये इंटरेस्ट क्या हम स्लीपिंग पार्टनर को भी दे सकते हैं? यस, एक्टिव और स्लीपिंग दोनों पार्टनर को आप इंटरेस्ट दे सकते हैं, चलेगा। क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है सर मेहनत के लिए नहीं होता, इंटरेस्ट पैसे के लिए होता है। अब पैसा तो दोनों ने लगाया, चाहे वो एक्टिव पार्टनर है उसने भी लगाया, जो स्लीपिंग है उसने भी लगाया, तो दोनों को पैसे पे इंटरेस्ट मिल सकता है और वो अलाउ रहेगा। ठीक है, ओके। आगे देख लेते हैं सर सैलरी बोनस कमीशन के लिए क्या बोला। तो भैया बोला कि अगर आप पार्टनर को सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, या और कोई रॉयल्टी या और कुछ चीज देते हैं, तो वो भी इसमें कवर सर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं ये तभी अलाउ होगा जब डीड में लिखा हो। पहली बात तो डीड में लिखा हुआ होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात सर सिर्फ एक्टिव पार्टनर को ही रेम्युनरेशन देना अलाउड है, क्योंकि रेम्युनरेशन के लिए तो काम करना पड़ता है ना। रेम्युनरेशन तो बैठे रहने वाला जो पार्टनर है, जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं, उसको तो नहीं दे सकते, क्योंकि भैया वो तो काम ही नहीं करता, किस बात का रेम्युनरेशन। ठीक है, तो रेम्युनरेशन सिर्फ एक्टिव पार्टनर को ही अलाउ होता है सर। ठीक है, अब कितना होता है सर, कितना भैया, जितना आप दोगे वो एक्चुअल, या फिर मैक्सिमम अमाउंट जो हम निकालेंगे। अब ये सर मैक्सिमम अमाउंट कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एक नया टर्म दिया गया जिसका नाम है बुक प्रॉफिट। मैंने आपको क्लास में बता रखा है कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप बुक प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये बुक प्रॉफिट अगर नेगेटिव है, मतलब कि लॉस दिखा रहा है, तो आप सारे पार्टनर को मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का रेम्युनरेशन दे सकते हैं। अगर ये बुक प्रॉफिट पॉजिटिव है और 3 लाख तक है, तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल कि सर मान लीजिए बुक प्रॉफिट 2 लाख हुआ, तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट होता है सर 1,80,000 और 1.5 लाख भी चौरी छाएगा, तो इस केस में हो जाएगा 1,80,000। तो अगर आपका बुक प्रॉफिट 2 लाख है तो आप 1,80,000 तक का रेम्युनरेशन पार्टनर को दे सकते हैं। ठीक है, और बैलेंस अमाउंट मतलब 3 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे सर उस पर 60% दे सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर 3 लाख से ऊपर का अमाउंट है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यही लेता हूँ कि सर 5 लाख का बुक प्रॉफिट है, तो बताइए कितना रेम्युनरेशन दे सकते हैं। तो इसके 2 टुकड़े करिए आप, 3 लाख तक तो ट्रीटमेंट करेंगे हम ये वाला, और ऊपर वाले 2 लाख पे ट्रीटमेंट करेंगे सर 60% वाला। ठीक है, तो बैलेंस जो है 2 लाख उस पर तो 60%, तो ये तो हो गया सर 1,20,000, और 3 लाख जो है उस पर बोलेंगे हम 90%, तो ये हो गया सर 2,70,000। ये हो गया सर टोटल 3,90,000। तो अगर 5 लाख का बुक प्रॉफिट है तो आप 3,90,000 तक का रेम्युनरेशन दे सकते हैं पार्टनर को, उस पर कोई दिक्कत नहीं है।
ओके सर, बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया कि आप नेट प्रॉफिट लीजिए, जैसे आप बीएनपी की इनकम निकालने के लिए लेते हैं ना, वैसे आप नेट प्रॉफिट लीजिए, उसमें सारे एडजस्टमेंट कर दीजिए प्लस माइनस वाले जितने भी करने हैं, और लास्ट में पार्टनर रेम्युनरेशन जो आपने दिया है उसको एड बैक कर दीजिए। शॉर्ट में बता रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर डिडक्टिंग पार्टनर रेम्युनरेशन। तो आपको जब पीएनएल दे रखा होगा तो पार्टनर रेम्युनरेशन घटा हुआ रहेगा ना ऑलरेडी, तो आप सारे एडजस्टमेंट तो कर लीजिए पहले, अलाउड डिसअलाउड वाले, और लास्ट में जो पार्टनर को रेम्युनरेशन आपने दे रखा है वो एड बैक कर दीजिए, तो आपके पास बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं सर, सेक्शन 40BA। आई होप यहां तक आपके क्लियर होगा। ओके तो सेक्शन 40BA क्या कहता है सर? ये भी इसी तरीके का सेक्शन है जैसा 40B था। 40B था पार्टनर्स रेम्युनरेशन के लिए, और 40B है एओपी और बीओआई के जो मेंबर होते हैं उनके लिए। तो सर कहा गया कि अगर एओपी और बीओआई के मेंबर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है या कोई रेम्युनरेशन दिया गया है तो वो कंप्लीटली डिसअलाउड है। मतलब यहाँ पे तो और सिंपल है, ये लिमिट निकालना या ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली सीधा सीधा आपने जितना रेम्युनरेशन दिया सर डिसअलाउड कर दो, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है डिसअलाउड कर दो। हाँ अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है उनसे तो एट दैट टाइम आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया माइनस जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, नेट करके जो अमाउंट बचेगा वो डिसअलाउड किया जाएगा। राइट ओके आगे आ जाइए सर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू रिलेटिव 48। ये क्या कहता है भाई? जनरली हम क्या करते हैं सर कि खर्चे बढ़ाते हैं ना, प्रॉफिट कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए हम अपने रिश्तेदारों को पकड़ते हैं, उनके साथ कुछ फेक ट्रांजेक्शन करते हैं। फेक ट्रांजेक्शन मतलब कि हमने उससे काम लिया 20,000 का, उसको पेमेंट कर दिया 50,000 का, ठीक है, बाद में कैश वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं है उसको देंगे पर वापस कैश ले लेंगे बाद में, पर हमने शो कर दिया कि भैया हमने ज्यादा में काम करवाया। ठीक है, भाई को जॉब पे रख लिया, भाई को जॉब पे रख लिया, बनता था 20,000, जिस तरीके का वो काम कर रहा है 20,000 का उसका रेम्युनरेशन बनता है, आप उसको 50,000 का महीना पे कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका एक्सपेंसेस बड़ा हो जाए और आपकी बिजनेस इनकम कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए सेक्शन 40A2 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि अगर आपने अपने किसी रिलेटिव को, इसको स्पेसिफाइड पर्सन भी बोल सकते हैं, पेमेंट किया, वो पेमेंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, बिना बिजनेस की जरूरत के है, और वो फायदा आप को ही इनडायरेक्टली हो रहा है वापस, तो वो उस केस में क्या होगा सर, अनरीजनेबल अमाउंट जितना आपने दिया है ना वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, मतलब भाई को देने थे 20,000 रुपए पर मंथ, आप दे रहे हैं सर 50,000 रुपए पर मंथ, तो जो 30,000 रुपए आप एक्सेस दे रहे हैं पर मंथ वो क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड कर दिए जाएंगे। ठीक है ओके सर, रिश्तेदार में कौन आता है? तो भैया रिश्तेदार में इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव आ जाएंगे, या उसके बिजनेस में जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आ जाएंगे। सर एचयूएफ है तो उसके मेंबर आ जाएंगे। सर पार्टनरशिप फॉर्म में तो उसके पार्टनर आ जाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीज, कंपनी है तो सर डायरेक्टर आ जाएंगे, उनके रिलेटिव आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी पर्सन आपका रिलेटिव है या आपके बिजनेस में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, उसको अगर आपने एक्सेस पेमेंट किया है तो वो अनरीजनेबल अमाउंट जितना है उतना डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, एक वीडियो और बनेगा इसका लास्ट, तो उसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको रिवाइज करें, समझें, और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है। ओके, थैंक यू।